Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology, and good morning all of you. Today we discussing the remaining part of your body fluids and blood is a hemoglobin. तो इससे पहले हमने बात की थी ब्लड्स की, ब्लड के कंपोजिशन की, प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल्स क्या है, कितने टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और उसके बाद में हमने हीमोपोइसिस की बात की थी जिसमें कि ब्लड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ब्लड के आरबीसी कैसे फॉर्म होते हैं, डब्ल्यूबीसी कैसे फॉर्म होते हैं, प्लेटलेट कैसे फॉर्म होते हैं, और ये मेनली जो आप बताया था मैंने आपको रेड बर्न मेरोमिन का प्रोडक्शन होता है। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो आपका रह गया है हीमोग्लोबिन्स। तो हीमोग्लोबिन को स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है आपको पता ही होगा। हीमोग्लोबिन एक आपका आरबीसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जिसकी वजह से आरबीसी कलर जो रेड कलर का आपको दिखाई देता है, रेड कलर का जो आरबीसी कलर है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज द मेन पार्ट ऑफ द आरबीसी एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। हमारी जो लंग्स से लेकर डिफरेंट बॉडी के सेल तक पहुंच जाते हैं और डिफरेंट बॉडी सेल्स से लेकर हमारे द्वारा लंग्स तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के लिए। द एवरेज रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेल एंड फीमेल एज, तो मेल की बात करें तो लगभग 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन का लेवल होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर लगभग 12 से लगे 15.5 ग्राम डेसीलीटर होता है फीमेल के अंदर। और हीमोग्लोबिन लेवल जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो आपकी न्यूनिट्स हैं, इन्फेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लेवल होता है, लगभग 23 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, बिकॉज दे रिमेन हिपोक्सिया एंड द विद एज एंड द HEB एंड हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज एट द नॉर्मल एज। जैसे जैसे क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑक्सीजन को ज़्यादा सर्कुलेशन करने के हीमोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होते हुए नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। हीमोग्लोबिन इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 4 molecule of globin protein joined to form a 4 pigment of iron containing complex called heme। हीमोग्लोबिन क्या है? ये लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन से मिलकर बनी हुई है, जो कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन से मिलकर बनी हुई है, एंड ज्वाइंट टू 4 पिगमेंट आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीम। और ये चारों ग्लोबिन जो होते हैं वो आपके 4 आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जिसको हम हीम कहते हैं। यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन में क्या है, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें 4 मॉलिक्यूल किसके हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के हैं। और ये ग्लोबिन प्रोटीन, ईच ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो आपके किसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के साथ में, जैसे हम हीम बोलते हैं। तो ईच जो आपकी एक प्रत्येक ग्लोबिन है वो आपकी 4 आयरन कंटेन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ईच हीम मॉलिक्यूल कंटेन 4 आयरन ऑफ ईच ऑफ विच कैन कंबाइन रिवर्सली और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यानी कि 4 हीम होते हैं, 4 एक तरह समझ सकते हैं। तो ऐसे है कि 4 हीम कौन बनाता है, हीम 1 हीम मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होंगे, एक ग्लोबिन होगा और 4 आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और चारों ये आयरन होते हैं एक ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। 1 मतलब 4 आयरन विद 1 ग्लोबिन कैरी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ईच हीम मॉलिक्यूल कंटेन 4 आयरन आइंस विच ईच ऑफ विच कैन कंबाइन रिवर्सिबली विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो मैंने बताया कि आपको एक हीम में क्या होगा, एक ग्लोबिन होगी, एक ग्लोबिन के साथ में क्या होंगे, 4 आयरन माइंस होंगे, और 4 आयरन जो आइंस होते हैं वो आपके रिवर्सिबली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन जो होगा वो आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करके जा सकते हैं, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन कितने होते हैं, 4 ग्लोबिन होंगे, 4 ग्लोबिन होती हैं, और ग्लोबिन जो होती है वो आपके आयरन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बनाती हैं, हीम बनाती हैं। एक तरह से कह सकते हैं हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं और विद उसके साथ में 4 ग्लोबिन प्रोटीन भी होती हैं। ठीक है, और ये 4 हीम होंगे तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे, एंड ईच हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी टिश्यू ड्यू टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन HBO मतलब हीमोग्लोबिन से बाइंड किया हुआ ऑक्सीजन रिलीज इट्स ऑक्सीजन इज रिलीज्ड द प्रोटीन ग्लोबिन नाउ कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड कैरी इट टू लंग्स वेयर इट रिलीज। यानी कि जो आपका
हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होकर जब वो डिफरेंट टिश्यू में पहुंचेगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो हो जाने के कारण जो डिफरेंट टिश्यू है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट है, वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और उसकी प्रोटीन जो होती है ग्लोबिन प्रोटीन, वो दूसरे मॉलिक्यूल को कंबाइन कर लेती है। वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसे कंबाइन कर लेगी इंटेस्टाइनल फ्लूइड से और वो आपके लंग्स तक लेके आती है। यानी कि जो आपकी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो आपका ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट बॉडी टिश्यू में ले जाएगा और डिफरेंट बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके अगेन वो लंग्स में लेके आते हैं। तो ये तो बात होगी हीमोग्लोबिन की। अब बात करते हैं किसकी, एनीमिया की। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज हीमोग्लोबिन और आरबीसी इन द ब्लड। एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है ब्लड का, जिसमें क्या होता है या तो आरबीसी काउंट बहुत कम हो जाए या फिर डब्ल्यू या तो इनका हीमोग्लोबिन कम हो जाए। दोनों का मतलब है, या हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो भी आपका एनीमिक पेशेंट होगा और आरबीसी काउंट कम हो रहे हैं तब भी वो एनीमिक पेशेंट होगा। एनीमिया इज टिपिकली डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 12 ग्राम पर 100 ml in मेल एंड हीमोग्लोबिन इज लेस देन 10 ग्राम पर 100 ml इन फीमेल। यानी कि अगर किसी मेल के अंदर 12 ग्राम पर 100 ml ब्लड से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो उसको हम एनीमिक पेशेंट बोल सकते हैं, और फीमेल में आपका 10 ग्राम पर 100 ml से कम हीमोग्लोबिन है तो उसे हम एनीमिक फीमेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइप ऑफ एनीमिया होते हैं, डिफरेंट के कॉजेज़ होते हैं, उसकी वजह से इनको डिफरेंट टाइप में ऑफ एनीमिया डिवाइड किया गया। जैसे 6 टाइप में मेनली एनीमिया को हमने डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, जिसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है, प्रिसिशियस एनीमिया है, ए प्लास्टिक एनीमिया है, थैलेसीमिया है एंड हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो ये चारों को छः को हम अर्बन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं किसकी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। नाम ही बता रहा है कि आयरन की डिफिशियंसी की वजह से आयरन एनीमिया हो रहा है, तो उसके करेंगे iron deficiency anemia. This is the most common form of anemia caused by the inadequate absorption of iron and excess loss of iron, increased iron requirement और insufficient intake of iron। यानी कि ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है कि आयरन की आयरन का अगर प्रॉपर अमाउंट हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा, या तो वो इनएडिक्वेट एब्जॉर्ब ऑफ आयरन प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर आयरन का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, या फिर इंक्रीज द रिक्वायरमेंट और इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ आयरन। जितनी रिक्वायरमेंट उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अगर आयरन नहीं ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हुआ, एनीमिया हुआ। 3 कारण क्या क्या हो गए, या तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, ये आयरन का लॉस ज़्यादा हो रहा है, या जितनी रिक्वायरमेंट उतना आयरन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रहा है। तो तीनों कंडीशन की वजह से क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। नेक्स्ट क्या है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज इथ्रोसाइट इन द रेड बोन मैरो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड्स। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसमें आरबीसी तो फॉर्म होती है, लेकिन आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल साइज की इरिथ्रोसाइट फॉर्म होने लगती हैं, जो मैच्योर नहीं हो पाती है। इमेच्योर टाइप की आरबीसी फॉर्म होती हैं। कहाँ, रेड बोन मैरो में। क्यों होती हैं, क्योंकि ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से जो हमारी आरबीसी हैं वो आपकी प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाएंगी और एबनॉर्मल लार्ज साइज की आरबीसी फॉर्म होती हैं। तो ये जो कि ईजिली आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ईजिली आपकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन बन जाती है। नंबर 3 क्या है, pernicious anemia. This is the most common form of vitamin B12 deficiency anemia that occurs due to the lack of intrinsic factors which required for absorption of vitamin B12 in the gastric mucosa. Pernicious anemia क्या है, pernicious anemia का मतलब वो है कि हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए और विटामिन B12 की डिफिशियंसी, साइनोकोबालामिन जिसे कह सकते हैं, साइनोकोबालामिन की वो डिफिशियंसी हो जाए, और डिफिशियंसी होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि साइनोकोबालामिन है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है गैस्ट्रिक म्यूकोसा से, जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी हैं वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर कंडीशन नहीं बन पाएंगे, उससे हम प्रेनिशियस एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, याद रखना मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में दोनों की डिफिशियंसी होती है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की, जबकि प्रेनिशियस एनीमिया मेनली आपकी विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की डिफिशियंसी होती है। नंबर 4 आता है आपका एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो रिजल्टिंग इन द एप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विच इज़ द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द हीमोपोइसिस इनहिबिट। इसमें क्या होगा कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी जहाँ फॉर्म होती है रेड बोन मैरो में, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से
आरबीसी नहीं फॉर्म हो पाएंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्म नहीं होना है, उसका आरबीसी का फॉर्मेशन रुक जाए, उस कंडीशन को प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एंजाइम्स रिकॉर्ड होती हैं हीमोपोइसिस के लिए, जो एंजाइम रिकॉर्ड होते हैं आपके आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, वो आपका बनना बंद हो जाते हैं या उनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। इस कंडीशन को हम प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम किसकी बात करते हैं, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीज द फ्रेबिलिटी ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन लीड टू द अर्ली हीमोलाइसिस। यानी कि वो कंडीशन, थैलेसीमिया यानी कि वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, साथ में आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इंटीग्रिटी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी की डेथ हो जाएगी, आरबीसी जल्दी ही खराब हो जाती है, आरबीसी जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, जिस कंडीशन को हम थैलेसीमिया बोल रहे हैं। थैलेसीमिया यानी कि वो कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, साथ में सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है वो खराब हो गई, जिसकी वजह से आरबीसी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रही है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ एनीमिया इज कॉल्ड थैलेसीमिया। नेक्स्ट इज अ हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, एक आपका इनहेरेंट कंडीशन है इन विच द आरबीसी डिस्ट्रॉय एज फास्टर देन नॉर्मल। यानी कि हीमोलाइटिक एनीमिया एक इनहेरेंट कंडीशन है जिसमें क्या आरबीसी का डिस्ट्रॉय रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इस कंडीशन को हम हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका एनीमिया टाइप। अब आते हैं हम नेक्स्ट आपका ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन यानी ब्लड आपका किस तरीके से क्लॉट होता है या क्लॉट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम देखेंगे इसमें ब्लड कोगुलेशन के अंदर। तो ब्लड कोगुलेशन क्या है कि ब्लड कोगुलेशन बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जब हमारा ब्लड अगर कहीं हमें इंजरी हुई और वहाँ से ब्लड लॉस होना शुरू हो गया, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड कंटिन्यू लॉस होता रहेगा और बॉडी में हमारे ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी और ब्लड का कोगुलेशन, ब्लड का थक्का बन जाता है तो ब्लड वहाँ से लॉस होना बंद हो जाता है। इसलिए कोगुलेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस हमारी बॉडी से रुक जाता है। ठीक है, तो व्हेन ए ब्लड वेसल्स इज डैमेज, जब ब्लड वेसल्स को डैमेज होती है, लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड, ब्लड का लॉस होना स्टॉप हो जाएगा एंड हीलिंग अकर इन ए सीरीज ऑफ ओवरलैप प्रोसेस विच इज इन विच प्लेटलेट्स प्ले वाइटल रोल्स। यानी कि ब्लड वेसल्स हमारे डैमेज होने की वजह से ब्लड लॉस जो होने लगता है वो रुकना और रुकने के बाद ब्लड वेसल्स का हील होना एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है जिसमें प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, नंबर वन वेसल कॉन्स्ट्रक्शन। अगर हमारी कोई वेसल्स के अंदर कोई इंजरी होगी, डैमेजिंग होगी, जैसे ब्लड लॉस हो रहा है, तो पहले क्या होगी, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी वेसल कॉन्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से वेसल्स से कम ब्लड बाहर निकल पाए। दूसरा क्या हो, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। उसके बाद जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट सेल होती हैं, वो वहाँ पर इकट्ठा होकर वहाँ पर एक प्लग फॉर्म करेंगी, जहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर छेद हुआ है वहाँ पर जाके इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होने से क्या हो, एक प्लग फॉर्म करें जिससे कि ब्लड बाहर नहीं जा पाए। नेक्स्ट क्या, कोगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग, और फिर उसके बाद में वहाँ पर क्या हो, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आपका बाहर नहीं जा पाएगा और बाद में ब्लड वेसल्स की हीलिंग हो जाती है। तो तीन प्रोसेस हैं। जब भी आपका ब्लड वेसल से ब्लड लॉस हो रहा है, पहले क्या होगा, वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से ब्लड का बाहर लॉस होना बंद हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन यानी प्लेटलेट्स वहाँ पर आके इकट्ठी होंगी और एक प्लग का फॉर्मेशन करेंगे। प्लग का फॉर्मेशन की वजह से ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा, ब्लड वहाँ पर रुक जाएगा और फिर उसके बाद सीजिंग प्रोसेस होती है, एकदम वहाँ पर सीज कर देना, रोक देने की प्रोसेस जो होती है कोगुलेशन होती है। वहाँ पर ब्लड क्लॉट होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस को हम समझते हैं क्या होगा, और जो इसमें पढ़ना है वो लास्ट स्टेप हमको पढ़नी है, कोगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होती है। तो coagulation of blood is a complex process that occur through the series of reactions resulting in the formation of insoluble thread mesh of fibrin that trap blood cells and prevent the blood loss। यानी coagulation जो है वो एक ब्लड की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जहाँ पर भी कट लगा हुआ होता है, जहाँ पर भी कट लगा हुआ हो वहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शन होती हैं, जिसकी वजह से एक आपका इनसॉल्युबल थ्रेड मैश यानी कि इनसॉल्युबल एक बहुत सारे छोटे छोटे रेशो का एक थ्रेड मैश, एक जाल बन जाता है। इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक मैश मतलब जाल ऑफ फैब्रिन। इनसॉल्युबल थ्रेड जो आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, इनसॉल्युबल मैश ऑफ फैब्रिन यानी कि फैब्रिन का एक जाल बन जाता है जो इनसॉल्युबल होता है। डेट ट्रैप द ब्लड सेल एंड प्रिवेंट द ब्लड लॉस, और जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लड सेल उसमें फंस जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे और ब्लड का लॉस होना बंद हो जाता है। यानी कि कोगुलेशन एक प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक आपका इनसॉल्युबल थ्रेड मैश
इनसॉल्युबल थ्रेड मैश ऑफ फैब्रिन का फॉर्मेशन होता है। इनसॉल्युबल जाल का फॉर्मेशन होता है जो कि फैब्रिन का बना हुआ होता है, और इस जाल के अंदर क्या होती है, ब्लड सेल फंस जाती है, ब्लड सेल बाहर निकल पाती हैं और ब्लड का लॉस होना बंद हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। कोगुलेशन इज ए कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन्वॉल्व द सेवरल substance called clotting factors. They are the necessary for the formation of clot. Vitamin K play a very important role in blood clotting as it required for the synthesis of some clotting factors. जो ब्लड का जो कोगुलेशन होता है उसमें बहुत सारे सब्सटेंस की जरूरत होती है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं, डेट आर नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉट, जो ब्लड के क्लॉट को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिसमें विटामिन के होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए इफ़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। और जबकि जो विटामिन के की वजह से क्या होती है, बहुत सारे जो जितने भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर उनका फॉर्मेशन भी विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन के कम हो जाए तो क्लॉटिंग फैक्टर बनना बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोगुलेशन नहीं हो पाएंगे। विटामिन के प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग एज इट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये तो बात हो गई हमने क्या क्या क्लॉटिंग है, क्या कोगुलेशन है, कोगुलेशन के लिए क्या क्या जरूरत होती है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो ये आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जैसे आपका फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड क्या है टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ क्या है कैल्शियम, फिफ्थ क्या है आपका लेवल फैक्टर है, सेवन्थ क्या है आपका, सिक्स नहीं है इसमें, ठीक है, सिक्स ध्यान नहीं है, सिक्स नहीं है, ओनली सीधे सेवन्थ है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 के बाद कौन सा आएगा, सेवन में स्टेबल फैक्टर कहते हैं सेवन। और ये आता है आपका एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन बोलते हैं। फिर 9th आता है किसमें फैक्टर बोलता है, 10th आता है आपका स्टार्टर पावर फैक्टर होता है, 11th आता है आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, और 12th जो होता है हीमोग्लोबिन फैक्टर होता है, और 13 जो होता है फैब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा। टोटल मिला के आपके कितने हैं, टोटल मिला के आपके 12 फैक्टर्स होते हैं। और जिसमें आपका 12 में आपका जो अल्फा रोमन नंबर में दिए गए हैं उसमें आपका 6 फैक्टर नहीं होगा, सीधे आपका कौन सा होगा, 7th होता है। 7 के बाद में सीधे 13 तक चले जाते हैं, ठीक है। देयर इज नो फैक्टर 7th, याद रखना। और विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 10th, फैक्टर 2nd, फैक्टर 7th, फैक्टर 9th, फैक्टर 10th, यानी कि 2nd, 7th, 9th, 10th फैक्टर किसी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से बनता है, ठीक है। अब आते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं ब्लड कोगुलेशन जरूरी होती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग अकर्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेज, 3 सीरीज ऑफ रिएक्शन हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो पाता है। पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का बनना या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, ये। फिर उसके बाद में क्या, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन होगा। और थर्ड क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू द फाइब्रिन। ये 3 प्रोसेस हैं। पहला आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स, फिर दूसरा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, फिर तीसरा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू द फाइब्रिन, ठीक है। तो इन 3 प्रोसेस को हम डिटेल में पहले देखते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रोसेस के लिए, 3 प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स। तो दे आर द 2 पाथवे ऑफ टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। उसके 2 पाथवे होते हैं, एक होता है इंट्रांसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रांसिक पाथवे। अगर आपका ब्लड वेसल अंदर डैमेज हुई है तो उसके लिए इंट्रांसिक पाथवे चलेगा, अगर ब्लड वेसल्स बाहर डैमेज हुई है तो उसके लिए एंट्रांसिक पाथवे चलेगा। एक्सट्रांसिक पाथवे चलेगा कहाँ, बाहर की तरफ से। इंट्रांसिक पाथवे कहाँ चलता है, अंदर की तरफ से, यानी कि बाहर से अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन तो पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं। एक्सट्रांसिक पाथवे कैसे चलता है, इंट्रांसिक पाथवे चलता है। एक्सट्रांसिक मतलब कि बाहर से ब्लड वेसल डैमेज हुई है तो ब्लड वेसल तो बाहर से क्लॉट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रांसिक पाथवे। तो एक्सट्रांसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हैज ए फ्यू स्टेप देन इंट्रांसिक पाथवे अकर रैपिडली, यानी कि एक्सट्रांसिक जो पाथवे होगा वो आपका मोर रैपिडली कंप्लीट होता है एज कम्पेयर टू द इंट्रांसिक पाथवे, जो कि इसमें स्टेप्स क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है। तो यानी एक्सट्रांसिक पाथवे जो होगा वो कंप्लीट जल्दी होता है एज कम्पेयर टू द इंट्रांसिक पाथवे, क्योंकि इसमें कुछ ही स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है दैट अकर रैपिडली। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, टिश्यू फैक्टर, तो यानी कि टिश्यू फैक्टर यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं, उससे स्टार्ट होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन कहाँ रिलीज होती है, आपके ब्लड लीक फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द सेल आउटसाइड द एक्सट्रांसिक ब्लड वेसल्स एंड इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। जैसे ही आपका कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है, जो ब्लड वेसल्स के बाहर की मेम्ब्रेन से एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है।
तो ये कैसे कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, TF मतलब क्या है, थर्मोप्लास्टिन। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम थर्मोप्लास्टिन बिगिन ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट अल्टीमेट एक्टिवेट द फैक्टर 10th। यानी कैल्शियम के प्रेजेंस में थर्मोप्लास्टिन कुछ इस तरह की सीरीज ऑफ रिएक्शन करता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10th स्टार्ट हो जाता है। वंस से फैक्टर 10th इज एक्टिवेटेड इट्स कंबाइंड विद फैक्टर 5, और जब एक बार 10th फैक्टर एक्टिवेटेड हो जाता है वो कंबाइन होता है फैक्टर 5 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और टू वो जो फॉर्म करता है एक्टिवेट एंजाइम प्रोथामिनेज, यानी प्रोथामिनेज एक्टिवेट एंजाइम को कर देता है। यानी कि इसमें क्या हुआ, एक्शन से बाद में पहले क्या होगा, जो भी आपकी ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हुई है, ब्लड वेसल की डैमेज होने की बाहर की मेम्ब्रेन से क्या निकलेगा, थर्मोप्लास्टिन निकलेगा। थर्मोप्लास्टिन की वजह से क्या होगा, वो कैल्शियम के साथ कंबाइंड होगा, बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन करेगा, मैनी टाइप ऑफ सीरीज रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है फैक्टर नंबर 10 स्टार्ट एक्टिवेट हो जाता है। फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होने की वजह से वो फैक्टर नंबर 5 के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम के प्रेजेंस में वो आपका प्रोथामिन एक्टिवेटर को स्टार्ट कर देगा, प्रोथामिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, एंड प्रोथामिन एक्टिवेटर को स्टार्ट कर देता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका इंट्रांसिक पाथ पे, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर से जो प्रोसेस चल रही है उसको बोलते हैं इंट्रांसिक पाथ पे। इंट्रांसिक पाथ में क्या होगा, द इंट्रांसिक पाथ में थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी एज़ कम्पेयर टू द एक्सट्रांसिक पाथ पे, क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्सट्रांसिक पाथ पे। तो इंट्रांसिक पाथ थोड़ा लंबा है। The intrinsic pathway of blood clotting is more complex than an extrinsic pathway and it occurs more slowly, usually required for several minutes। यानी कि ये उसे थोड़ा सा धीरे चलता है जैसे कि आपका एक्सट्रांसिक पाथवे चल रहा था। If a endothelial cell become a rough and damaged and blood can be come out in contact with collagen fiber, जैसे जैसे हमारी अंदर से ब्लड वेसल डैमेज होती है, जिसको अंदर क्या है एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल जैसी रफ होंगी वो डैमेज होती हैं, उसकी वजह से ब्लड क्या होता है एंडोथेलियल सेल की जो कोलेजन फाइबर होते हैं उनके कांटेक्ट में आना शुरू हो जाता है। ब्लड कैन बी कॉन्टैक्ट विद ए कोलेजन फाइबर्स इन ए कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल। एंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल्स में जो आपके कोलेजन फाइबर्स हैं उनके कांटेक्ट में जैसे ही ब्लड आता है, उनके डैमेज होने की उनके कांटेक्ट में जैसे ही ब्लड आएगा, वैसे ही ये जो आपकी प्रोथामिन एक्टिवेटर की बनने की प्रोसेस होती है वो इनिशिएट हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपका एक्सट्रांसिक पाथ में कहाँ से हो रहा था, थर्मोप्लास्टिन के रिलीज की वजह से हो रहा था, और यहाँ पे क्यों हो रहा है कि ब्लड जैसे ही आपका कोलेजन प्रोटीन के कांटेक्ट में आएगा जो एंडोथेलियल सेल्स में है वहाँ से ये इनिशिएट हो जाती हैं। इन एडिशन ट्रॉमा इन एंडोथेलियल सेल्स अकर डैमेज टू प्लेटलेट्स। इन एडिशंस ट्रॉमा टू एंडोथेलियल सेल्स कॉज डैमेज टू प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से क्या होते हैं, साथ में ये भी प्रोसेस होती है, वो एक्टिवेट होने की वजह से क्या होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, प्लेटलेट्स भी वहाँ पर आके इकट्ठे होने लगेंगे और प्लेटलेट्स सेल्स कॉज डैमेज टू प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से प्लेटलेट सेल्स भी कुछ डैमेज होंगे, रिजल्टिंग रिलीज ऑफ फास्फोलिपिड्स बाय द प्लेटलेट्स। इसके साथ में क्या होगा, जो एंडोथेलियल सेल जो डैमेज हुई हैं वहाँ पर प्लेटलेट्स भी कुछ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल की डैमेज होने की वजह से। अब उसकी वजह से क्या होगा कि प्लेटलेट्स के अंदर से प्लेटलेट्स क्या है फास्फोलिपिड को रिलीज़ कर देते हैं, यानी रिजल्टिंग द रिलीज ऑफ फास्फोलिपिड बाय द प्लेटलेट्स एंड दिस रिजल्ट एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12। जैसे ही प्लेटलेट्स डैमेज होंगे तो प्लेटलेट से फास्फोलिपिड रिलीज होगा, अब प्लेटलेट से फास्फोलिपिड रिलीज होता है उसकी वजह से क्या हुआ, आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, विच बिगेन ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दैट इवनली एक्टिवेट द फैक्टर नंबर 10। और कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन चलती हैं जिसकी वजह से क्या होता है फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो जाता है। जैसे वहाँ पर क्या था आपका इंट्रांसिक पाथवे में थर्मोप्लास्टिन की वजह से हो रहा था, कौन सा फैक्टर एक्टिवेट हो रहा था आपका 10th हो रहा था सीक्वेंस सीरीज ऑफ रिएक्शन की वजह से। यहाँ पर क्या है फास्फोलिपिड की वजह से क्या हुआ, फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से बाद में फैक्टर नंबर 10 भी एक्टिवेट हो गया। फास्फोलिपिड्स, अब ये प्लेटलेट फास्फोलिपिड और कैल्शियम आइंस कैन आल्सो भी पार्टिसिपेट इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10th। फैक्टर 10th के एक्टिवेट करने में फास्फोलिपिड और कैल्शियम दोनों का रोल होता है। वंस ए फैक्टर 10th इज एक्टिवेटेड इट्स कंबाइंड विद फैक्टर 5 टू फॉर्म ए एंजाइम एक्टिवेट एंजाइम प्रोथामिनेज, और ये फैक्टर 10th एक्टिवेट होने के बाद ये फैक्टर नंबर 5 के साथ मिलकर एक्टिवेट एंजाइम प्रोथामिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, प्रोथामिन एक्टिवेटर का काम कर देता है। ठीक है, ये भी 5th कैल्शियम के साथ में एक्टिवेट प्रोथामिनेज हो जाता है, यहाँ भी 5th कैल्शियम के साथ में फैक्टर नंबर 5 और कैल्शियम के साथ में एक्टिवेट कर देगा। यानी 10 तक तो कॉमन प्रोसेस है, 10 से प्रोसेस पहले क्या है, यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है आपका 7th फैक्टर से 12th फैक्टर से, और यहाँ क्या स्टार्ट हुआ थर्मोप्लास्टिन से स्टार्ट हुआ। ठीक है,
तो ये जो आपके फिर उसके बाद में प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर बन जाता है। उसके बाद क्या होती है, कॉमन प्रोसेस चलती है। देखिए ये एक्सटेंसिव पाथवे था, ये आपका इंटेंसिव पाथवे है। जब एक्सटेंसिव पाथवे इंटेंसिव पाथवे एक्सटेंसिव पाथवे से क्या होता है, प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। इंटेंसिव पाथवे से क्या बनेगा, प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर अगर बन जाता है उसके बाद में कॉमन प्रोसेस है दोनों के अंदर, दोनों ही एक ही पाथवे को फॉलो करती हैं, चाहे वो एक्सटेंसिव पाथवे के थ्रू ब्लड कोगुलेशन हो रहा है, चाहे वो इंटेंसिव पाथवे के थ्रू ब्लड कोगुलेशन होता है। दूसरी स्टेप में क्या होता है, प्रोथाम्बिन से कन्वर्जन ऑफ प्रोथाम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो इसको देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ प्रोथाम्बिन टू थ्रोम्बिन। जैसे आपने देख सेकंड स्टेप क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ प्रोथाम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो यही है कन्वर्जन ऑफ प्रोथाम्बिन टू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथाम्बिन टू थ्रोम्बिन। पहली स्टेप में देखा आपने क्या हुआ, प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर फिट बन गया है, ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या होगी, प्रोथाम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना। तो क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथाम्बिनेज। जो प्रोथाम्बिनेज जो एंजाइम था, प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर था, मार्क्स द बिगिन द कॉमन पाथवे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इन द सेकंड स्टेज ब्लड क्लॉटिंग प्रोथाम्बिनेज एंड कैल्शियम आयन कैटेलाइज टू कन्वर्जन ऑफ प्रोथाम्बिन टू थ्रोम्बिन। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोथाम्बिनेज जो एक्टिवेटर था और कैल्शियम आयन की वजह से क्या होगा कि जो आपका प्रोथाम्बिन था वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथाम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट क्यों होता है, प्रोथाम्बिनेज एक्टिवेटर एंजाइम्स और कैल्शियम आयन की वजह से, ठीक है। तो ये प्रोथाम्बिन जो है वो आपका थ्रोम्बिन चेंज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर फैक्टर 10 की वजह से। प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर अब से की वजह से क्या होगा, प्रोथाम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात लाते हैं लास्ट प्रोसेस क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका थ्रोम्बिन जो बना हुआ है, द थर्ड स्टेज ऑफ थ्रोम्बिन इज द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम है। थ्रोम्बिन जो बना हुआ है वो कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन जो आपकी प्रोटीन है टू लूज फाइब्रिन थ्रेड एंड विच इज सॉल्युबल। जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो आपकी फाइब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन की वजह से क्या होगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो आपके फाइब्रिन थ्रेड में चेंज हो जाएंगी, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होंगी। फिर ये थ्रोम्बिन आल्सो एक्टिवेट द फैक्टर नंबर 13, और थ्रोम्बिन जो होगा वो एक काम और करेगा, वो फैक्टर नंबर 13 को एक्टिवेट कर देगा। और फैक्टर नंबर 13 की वजह से क्या होते हैं, ये जो सॉल्युबल जो थ्रेड थे वो आपके स्ट्रेंथ और स्टेबलाइज यानी कि इनसॉल्युबल थ्रेड में चेंज हो जाते हैं। यानी कि इनसॉल्युबल थ्रेड या इनसॉल्युबल क्लॉट इज कन्वर्ट इनटू द इनसॉल्युबल क्लॉट इनटू द इनसॉल्युबल क्लॉट में। जो सॉल्युबल क्लॉट होता है वो इनसॉल्युबल फाइबर जो होते हैं वो इनसॉल्युबल फाइबर में चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से ब्लड का क्लॉट बन जाता है। यानी 3 प्रोसेस हो गए हमारे, समझ लेते हैं यहाँ से। तो पहला क्या हुआ आपका, प्रोथाम्बिनेज का बनना, चाहे वो एक्सटेंसिव पाथवे हो चाहे वो इंटेंसिव पाथवे हो। एक्सटेंसिव पाथवे में कहाँ से स्टार्ट हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर से स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, आपके प्लेटलेट और डैमेज होती हैं उनके फास्फोलिपिड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बाद में क्या होते हैं, एक्टिवेट फैक्टर 10 होता है और उसके बाद में प्रोथाम्बिनेज बन जाता है। तो ये प्रोसेस क्या हुई, अलग अलग हो गई, चाहे वो एक्सटेंसिव हो इंटेंसिव हो। उसके बाद जो कॉमन पाथ में चलेंगे, सेकंड पाथ में क्या होगा, जो प्रोथाम्बिन एंजाइम है प्रोथाम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन बेसिकली फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है जो सॉल्युबल में होती है। जो सॉल्युबल थ्रेड ऑफ फाइब्रिन होते हैं वो आपके इनसॉल्युबल में स्टेबलाइज या इनसॉल्युबल कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 13 ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगी आपकी ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ब्लड कोगुलेशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बस हमारा लास्ट पार्ट बचेगा जिसमें ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, RH फैक्टर की बात करेंगे, ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे और ब्लड रिसॉर्वर की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी की हेल्पफुल हो सकता है तो उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव और इस तरह के HAP और फार्माकोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।